कि तुगलक वंश जब गद्दी पे था, तुगलक वंश चल रहा था, उसी समय 1398 ईस्वी के आसपास 1398 ईस्वी के आसपास तैमूर का आक्रमण होता है। तैमूर का आक्रमण होता है भारत पर। तैमूर का आक्रमण होता है भारत पर, और ये मध्य एशिया से, तैमूर जो था वो कहां से आया था? मध्य एशिया से आया था भारत पर, मध्य एशिया से आया था। इसका एकमात्र उद्देश्य था धन संपदा को क्या करना? धन को लूटना, और लूट कर ये वापस अपने देश चला जाना, इनका यही उद्देश्य था। तो ये 1398 भारत पे हमला करता है। उस समय सैयद वंश का जो तुगलक वंश चल रहा था, तो तुगलक वंश में एक मुल्तान जगह थी, वहां पर शासक था, वहां का कुलीन था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। अब ये आता है मध्य एशिया से भारत पे आता है, भारत की दिल्ली तक खूब लूटपाट मचाता है, और वहां पर खूब धन संपदा को लूट करके वह अपने देश, अपने मध्य एशिया, अपने देश जहां से आया था वहां जा रहा होता है। तभी वह क्या करता है कि खिज्र खां जो तुगलक वंश में कुलीन का कार्य कर रहा था, उसको दिल्ली की गद्दी पर क्या करता है? बैठाता है। दिल्ली की गद्दी सौंप देता है, और वह एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं, है ना, सैयद वंश। अब देखो, ये तैमूर तो आया, वो धन लूटा और चला गया, और गद्दी पर सैयद वंश के शासकों को बैठा दिया। अब यह वंश जो है 1414 से 1451 तक चला। इसमें जो पहला शासक था वह खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। इसी को हम इस वंश का संस्थापक भी मानते हैं। क्या मानते हैं? संस्थापक। खिज्र खां को सैयद वंश का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि यही पहला शासक था जो सैयद वंश की गद्दी पर बैठा था, है ना। उसके बाद दूसरा शासक आता है मुहम्मद शाह। दूसरा शासक कौन आता है? मुहम्मद शाह आता है, जो इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। देखो, मोहम्मद नहीं, इसका मुबारक शाह नाम था। क्या नाम था इसका? मुबारक शाह। इसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। महत्वपूर्ण शासक था। अब देखो, क्यों महत्वपूर्ण शासक था? यह जो है, इनकी जो तैमूर लंग थे, जो तैमूर से आए थे, तैमूर आक्रमण हुआ था, खिज्र खां तो उनकी अधीनता स्वीकार कर लिया था और उनको पैसा भेजा करता था। लेकिन यह जो दूसरे नंबर इसका बेटा था मुबारक शाह, यह उनकी अधीनता को नहीं मानता था, उनको पैसा वैसा देने से मना कर दिया था। उनको पैसा वैसा देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। ये कह रहा था कि हम अपना शासन अपने तरीके से खुद चलाएंगे, हम किसी के अधीन होकर के कार्य नहीं करेंगे। लेकिन इसका शासन भी बहुत ज्यादा दिन तक चला नहीं। अब देखो, ये जो खिज्र खां है ना, ये गद्दी पे जब बैठता है 1414 से, तो 1421 तक गद्दी पर रहता है ना, लगभग 7 साल तक गद्दी पे रहता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और मुबारक शाह गद्दी पे बैठता है। यह 1421 से 1434 तक शासन करता है, और इसको इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह इनकी तैमूर वंश के जो शासक थे, जो तैमूर आक्रमणकारी भारत आए थे, उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, है ना। फिर उसके बाद इसकी 1434 में मृत्यु होती है, और इसके बाद तीसरा शासक आता है मुहम्मद शाह। कौन आता है? मुहम्मद शाह। यह गद्दी पर 1434 में बैठता है और 1445 तक गद्दी पर रहता है। लेकिन यह भी कुछ खास महत्वपूर्ण कार्य अपने वंश के लिए नहीं करता। यह भी उन्हीं की अधीनता स्वीकार करता है, और उन्हीं के अनुसार तैमूर के जो आक्रमणकारी थे, जो जीत करके इनको गद्दी पर बैठाए थे, उन्हीं के अनुसार ही कार्य करता है और अपनी शासन को चलाता है। कुछ खास कार्य नहीं किया। उसके बाद सबसे लास्ट अंतिम इस वंश का अंतिम शासक आता है आलम शाह। आलम शाह यह 1445 से 1451 तक गद्दी पर रहता है। लेकिन इसने भी अपने इस समय में गद्दी पे रहते हुए, शासक के रूप में जितने समय तक गद्दी पे था, इसने भी कोई खास कार्य नहीं किया। इन सभी शासकों का केवल एक ही कार्य था कि तैमूर से जो आक्रमणकारी आए थे, जिन्होंने जीत करके इनको गद्दी पे बैठाया था, उनकी अधीनता के अनुसार काम करना और समय समय पर उनको पैसा देना, है ना, सहयोग देते रहना। ये कोई अपनी मर्जी से शासन नहीं कर पाए थे, इसीलिए इनके बारे में कुछ खास इतिहास में नहीं पढ़ा जाता, है ना। तो ये था सैयद वंश। सैयद वंश में केवल हमको इतना याद रखना है कि सैयद वंश में कुल 4 शासक थे। कितने शासक थे? 4 शासक थे। 4 शासकों ने शासन किया। इनका शासन 1414 से 1451 तक चला। इस वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया, जिसे हम संस्थापक मानते हैं। और इस वंश का अगर पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण शासक, तो मुबारक शाह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, क्योंकि इसने इस वंश के लोगों की, तैमूर के खिलाफत किया था। और इसमें इस वंश का अंतिम शासक आलम शाह था, और इसके अलावा इस वंश में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। और आलम शाह की मृत्यु होने के बाद यह सैयद वंश समाप्त हो जाता है, और सैयद वंश की समाप्ति के बाद एक नए वंश का उदय होता है, जिसे हम लोधी वंश के नाम से जानते हैं। किस वंश के नाम से जानते हैं?
लोधी वंश। तो अब हमें लोधी वंश पढ़ना है ना, लोधी वंश। अब देखो लोधी वंश, जब सैयद वंश समाप्त हुआ उसी के बाद लोधी वंश की शुरुआत होती है। तो सैयद वंश समाप्त होता है 1451 में, तब लोधी वंश की शुरुआत होती है। तो 1451 से यह वंश कब तक चलता है? 1451 से 1526 तक। कब तक चलता है? 1526 तक। इसमें कुल 3 महत्वपूर्ण शासक थे, कुल 3 महत्वपूर्ण शासकों ने शासन किया, जिसमें देखो पहला बहलोल लोधी, पहला क्या था? बहलोल लोधी। दूसरा सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। और तीसरा इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। ये तीनों इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। अब देखो जो बहलोल लोधी था उसने 1451 से 1489 तक शासन पे रहा, है ना। फिर इब्राहिम लोधी 1489 से 1517 तक गद्दी पर था, और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। तो लोधी वंश में यही 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, जिसमें पहला बहलोल लोधी जो 1451 से 1489 तक गद्दी पे रहता है। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक गद्दी पे रहता है, और सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोधी जो 1517 से 1526 तक गद्दी पर रहता है। अब इन्हीं तीनों शासकों के बारे में हमको पढ़ना है। देखो पहला शासक इस वंश का जो था वो था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी, है ना। अब देखो इसमें बहलोल लोधी में ये क्या था? इस वंश का संस्थापक था। क्या था? संस्थापक था लोधी वंश का। किस वंश का? लोधी वंश का संस्थापक था, है ना। और 1451 में यह लोधी वंश की स्थापना करता है, और इसका पहला शासक भी था। और इसने अपने समय में अपने सिक्के का निर्माण किया था, सिक्का चलवाया था, जिसे बहलोली सिक्का कहा जाता था। बहलोली सिक्का। क्या चलवाया था? बहलोली सिक्का। इसके समय में इसने अपने नाम से सिक्का चलवाया था, बहलोली सिक्का, है ना। अब देखो जब इनका शासन चल रहा था ना, लोधी वंश का समय चल रहा था, तो इनसे अफगान शासक बहुत खुश नहीं थे। इनके कार्यशैली से अफगान शासक, मतलब अफगानिस्तान जिसे इस समय कहा जाता है, वहां के शासक बहुत खुश नहीं थे, है ना। तो वहां इनके कार्य से वहां के शासक नाराज चल रहे थे। अब इनकी 1489 में मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है? 1489 में मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा जो सिकंदर लोधी के नाम से जाना जाता है वह गद्दी पर बैठता है। दूसरा शासक इस वंश का सिकंदर लोधी, है ना। दूसरा शासक कौन था? सिकंदर लोधी। अब देखो सिकंदर लोधी जब 1489 में गद्दी पे बैठता है और 1517 तक गद्दी पर रहता है। इसने क्या किया? जब बहलोल लोधी का शासन चल रहा था उस समय राजधानी दिल्ली थी। हमने पूर्व में जितने शासकों के बारे में पढ़ा, सभी शासकों ने दिल्ली पे ही रह करके शासन कर रहे थे कि नहीं? सबने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? दिल्ली राजधानी बनाई थी। ऐसे ही लोधी वंश में भी बहलोल लोधी ने भी अपनी राजधानी को दिल्ली ही बनाया था। लेकिन बाद में सिकंदर लोधी जब आता है तो यह राजधानी परिवर्तन करता है। क्या करता है? राजधानी परिवर्तन करता है। अब राजधानी परिवर्तन कहां करता है? और उस राजधानी को दिल्ली से आगरा ले जाता है। कहां ले जाता है? दिल्ली से आगरा। और ये जो आगरा था ना, ये जो आगरा था, ये एक आगरा नया शहर बनाया था, सिकंदर लोधी ने ही बनाया था। आगरा नाम का एक नया शहर बनाया था, सिकंदर लोधी ने ही बनाया था। कब बनाया था? 1504 में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा नामक नए शहर को बनाया और उसको अपनी राजधानी बना दिया। तो राजधानी को उसने दिल्ली से कहां ले गया? आगरा ले गया। पहला इसने महत्वपूर्ण कार्य किया था, राजधानी परिवर्तन किया। दूसरा उसने उस समय भूमि मापने के लिए, भूमि जमीन नापने के लिए बहुत सारे पैमाने चल रहे थे। तो इसलिए जब गद्दी पे बैठा तो उसने अपने नाम से एक नया पैमाना चलाया, जिसे गज ए सिकंदरी कहा गया। गज ए सिकंदरी कहा गया। गज ए सिकंदरी कहा गया। यह क्या था? गज ए सिकंदरी क्या था? भूमि मापने का पैमाना था। क्या था? भूमि मापने का पैमाना था। भूमि मापने का पैमाना था। तो समझ में आया कि नहीं? लोधी वंश में हमने 2 शासकों को देखा। पहला बहलोल लोधी, वह इस वंश का संस्थापक था और 1451 में गद्दी पे बैठता है। और उसने अपने समय में एक सिक्के का प्रचलन किया जिसे हम बहलोली सिक्के के नाम से
जानते हैं, और उनकी उसकी राजधानी दिल्ली थी। फिर उसके बाद दूसरा शासक आता है सिकंदर लोदी, जो 1489 से 1517 तक गद्दी पे रहता है। यह गद्दी पे बैठते ही सबसे पहला कार्य किया कि इसने राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहां कर दिया, आगरा कर दिया। आगरा शहर भी पूछा जाएगा कि आगरा शहर किसने बनाया, तो सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में एक नए नगर का या नए शहर का निर्माण कराया, जिसे आगरा के नाम से जाना जाता है, और अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां ले आया, आगरा। आगरा इस समय वर्तमान समय में कहां है, उत्तर प्रदेश में है कि नहीं आगरा, है ना। तो पहला काम किया राजधानी परिवर्तन। दूसरा उसने काम किया कि भूमि नापने के उसमें बहुत सारे पैमाने चल रहे थे, तो उसने एक नया पैमाना दिया जिसे गज ए सिकंदरी कहा गया। क्या कहा गया, गज ए सिकंदरी कहा गया, और यह भूमि मापने का पैमाना था। यह दो महत्वपूर्ण कार्य इसने किया, है ना। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और इस वंश का तीसरा और अंतिम शासक आता है। कौन, तीसरा और अंतिम शासक, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, यह 1517 से 1526 तक गद्दी पे रहता है। अब देखो, जब से लोदी वंश शुरुआत हुई थी, जब से लोदी वंश चल रहा था, तो अफगान शासक जो थे या अफगान सरदार जो थे, इनके शासन से, इनके कार्यशैली से प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। वो हमेशा इनका विरोध किया करते थे। तो धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया और इब्राहिम का शासन आते आते अफगान शासक, जो अफगानिस्तान आज का है, वहां से एक बाबर नाम का शासक आता है। बाबर नाम का शासक हमला कर देता है, कहां पर, दिल्ली पर, जहां की गद्दी पे बैठा था कौन, इब्राहिम लोदी, और हमला कर देता है। कौन हमला करता है, बाबर। बाबर नाम का एक आक्रमणकारी जो अफगान शासक था, अफगानिस्तान से आया था, वह हमला कर देता है इब्राहिम लोदी के ऊपर, दिल्ली सल्तनत पर हमला करता है। और यह हमला कब होता है, 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में इस हमले को हम क्या कहते हैं, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। अब पानीपत का युद्ध, ये पहला युद्ध था, पानीपत नामक स्थान पे युद्ध हुआ था। यह पानीपत का प्रथम युद्ध था, समझ आ रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध था जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, लड़ा गया। और इसमें विजयी कौन होता है, बाबर विजयी होता है। बाबर क्या होता है, विजयी होता है, और इब्राहिम लोदी हारता है। और उसके बाद इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है, बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है। और इसी इब्राहिम लोदी की हत्या के बाद इस वंश की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। या लोदी वंश के ही समाप्ति के साथ साथ पूरे दिल्ली सल्तनत काल के क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। और बाबर युद्ध जीतता है, और बाबर भारत में एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। किस वंश के नाम से जानते हैं, मुगल वंश के नाम से जानते हैं। समझ में आया नहीं। पूरा दिल्ली सल्तनत में हमने जो 5 वंशों को पढ़ा, उसमें 5वां वंश लोदी था, जिसमें अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। और इसकी हत्या के बाद यह दिल्ली सल्तनत क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। बाबर विजयी होता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मुगल वंश। है ना। तो अब यहां से दिल्ली सल्तनत क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के पांचों शासन समाप्त हो जाते हैं ना। तो उसको बंद कर दो, बंद कर